वेलकम टू इलाही ट्यूटोरियल। आप सबका इलाही ट्यूटोरियल में स्वागत है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया था। अब हम शुरू करते चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 इसके बारे में है कि हम वो अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स तो देखो हमको करना ही है, चाहे वो बिजनेस कर रही हो कंपनी, चाहे वो प्रॉफिट कमा रही हो, चाहे वो प्रॉफिट नहीं कमा रही हो। अकाउंट्स यानी एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हमारे अंदर कितना पैसा, कि कैश इनफ्लो, कैश कितना आया, कितना गया है। तो कुछ चीजें ऐसी जिसको हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, कुछ यानी उनका यानी मोटो ऑपरेंडी जो है, अपने ही मेंबर से पैसे लेती है, क्योंकि पैसा तो हर चीज में लगता है, कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए पैसे लगते हैं, तो उसमें पैसे तो लगते हैं उसके अंदर। तो अब वो पैसे कहां से लाएंगे, पैसे कौन देगा उनको, यानी कोई वो बिजनेस, उनका प्रॉफिट को होता नहीं है, प्रॉफिट कमाते नहीं है, तो अपने मेंबर से लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पैसे एंट्री फीस लेते हैं। जैसे हम एनजीओ का नाम सुने हैं, तो एनजीओ बहुत काम करती है, कोई पोवर्टी पे काम करती है, कोई विलेज में जाकर काम करती है, प्लांटेशन में करती है, कोई सीवरेज पर काम करती है, कोई क्लीनलीनेस पे काम करती है, यानी बहुत टाइप की एनजीओज हैं। तो लेकिन इनको भी तो अकाउंट करना है, इनके अंदर ये कोई प्रॉफिट कमाते नहीं है, इनके पास इनकम होती है और एक्सपेंडिचर अकाउंट के पास बनता है। तो इसमें ये कितना इनकम आया है, कितने पैसे आए हैं और कितने एक्सपेंडिचर बचे हैं, कितने पैसे और कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं और कितने पैसे बचे हैं, तो ये हमको देखना है। तो हम शुरू करते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये एनजीओ होता क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, आपको थोड़ा सा एक नॉलेज आएगा। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा आपका चैप्टर दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एज द नेम सजेस्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के लिए बिजनेस, ये कोई बिजनेस नहीं है, या ये काम है। बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन ये काम है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि एक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो भी एक कंपनी होती है, एनजीओज होती है, तो एक उसको भी अकाउंट्स करना है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाता हूं, थोड़ा सा आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने ये वीडियो, छोटा सा वीडियो था, क्लिप थी, इससे कुछ आइडिया हमको मिल गया होगा ये कैसे काम करती है। गांव गांव में जाते हैं लोग, यानी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, जागरूकता पहुंचाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्टली हम पढ़ते हैं ये है क्या, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है, मतलब ये है क्या। नॉट फॉर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट कमाए बगैर ये फर्म काम करती है, ये एक बॉडी जो है काम करती है। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं।
Not for profit concern are those concern which are not started to earn profit but to give qualitative service to its members and society at the minimum charges. जैसा मतलब ये प्रॉफिट कमाती नहीं है तो कुछ मिनिमम चार्जेस जिसका लॉस भी ना हो और प्रॉफिट तो सोचना ही नहीं है, तो अपनी मेंबर्स के लिए और सोसाइटीज के लिए ये एनजीओ जो है काम करती है, ये फर्म जो ये एनजीओ जो है काम करती है. Their main object is to provide social service and to promote art, culture, sports, education, etc. यानी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो इनका क्या सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है और क्या प्रमोट करती है, आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, एक्सेट्रा. द नेचर ऑफ दिस कंसर्न आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म होती है, बिजनेस होता है, उससे इनका कंसर्न दूसरा होता है. Not for profit concern collects income through subscription, admission fees, donation है. यानी अब ये फर्म है, ये एनजीओ है, इनको भी पैसे चाहिए. ये पैसे प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि कहां से पैसे इनके आते हैं, सब्सक्रिप्शन मतलब जो मेंबर जो है वो पैसे देते हैं, पैसे आते हैं. सब्सक्राइब जैसे हम बोल सब्सक्राइब करते हैं. फिर एडमिशन फीस, कुछ पैसे एडमिशन फीस से आते हैं. देन डोनेशन, कोई डोनेट कर दिया एनजीओ को, एक्सेट्रा, और जगह से पैसे आते हैं. गिवन बाय मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स एंड ग्रांट, सब्सिडीज और कंसेशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलता है उनको और बहुत सारी स्कीमें होती है गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है. तो एनजीओ क्या है, वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है, उसको बोलते हैं, ऐसा नेम सजेस्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं. तो कहाँ के पैसे आते हैं, मेंबर्स भी देते हैं पैसे, नॉन मेंबर्स भी देते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स आते हैं, सब्सिडीज आती है और कंसेशन आते हैं. इसके बाद हम देखते हैं ये फीचर्स क्या है इसका, यानी उसके फैक्टर्स. जैसे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. यानी पहली चीज क्या है, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है और प्रॉफिट नहीं कमाना है. सेकेंड, these concern are formed to promote of art, culture, education, sports, charity, health, etc. Then the members of this concern cannot be divided. The members of this concern cannot got the dividend. It is prohibited. यानी जैसे हम दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर लेते हैं, तो उस पर हमको डिविडेंड मिलता है, लेकिन इसके अंदर कोई डिविडेंड नहीं मिलता, बल्कि इसके अंदर मना है डिविडेंड देना. इट इज प्रोहिबिटेड. द मेंबर्स ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गॉट द डिविडेंड, उनको डिविडेंड नहीं मिलता है. फिर द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स. इट इज गवर्न बाय द इलेक्टेड मेंबर्स. यानी इलेक्शन होता है, उनको एक पोस्ट दी जाती है, उसके मेंबर्स होते हैं, तो सारा काम यानी मैनेजमेंट जो है वो उनका रिप्रेजेंट करता है मेंबर से, जो इलेक्ट हो जाता है, जिसका इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है. इट इज गवर्न बाय द इलेक्टेड मेंबर. देन दिस कंसर्न्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यानी ये क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जैसे पहले हम पार्टनरशिप में इस पहले चैप्टर हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग इन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यहां पर क्या बनाएंगे हम, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. किसके अंदर, जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर. फिर उसके बाद कैपिटल फंड इज क्रिएटेड बाय सच कंसर्न. इट इज मेड अप ऑफ एंट्रेंस फीस, सरप्लस, legacies and donations specially received for capital fund. अच्छा, ये कंसर्न जो है ये कैपिटल फंड क्रिएट करती है. क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल फंड. इट इज मेड, कहां से आता है, एंट्रेंस फीस, उससे पैसे आते हैं. सरप्लस यानी सरप्लस उसे कहते हैं जो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा सरप्लस आया, तो उसका पैसा भी इसमें जमा हो जाता है. और लीगेसीज एंड डोनेशन, कुछ डोनेशंस आते हैं स्पेशल फॉर्म में वो आते हैं, तो किसके लिए, कैपिटल फंड के लिए स्पेशली आते हैं, तो वो सब इसके अंदर ऐड हो जाते हैं. फिर हम देखें कुछ डिफरेंस बिटवीन उसके अंदर है. ये आपको ये ऊपर दिख नहीं रहा होगा, तो ये
डिफरेंस बिटवीन ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रे वाला और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें 5 डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे पहला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन एनजीओ का नहीं, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट नहीं। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब बिजनेस फर्म में क्या होता है, जो प्रॉफिट कमाती है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस बनाती है, और जो प्रॉफिट नहीं कमाती है डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनता है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है, बल्कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट यहां बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जैसा हम पहले चैप्टर नंबर 1 में बना चुके हैं। यहां क्या बनता है, जो प्रॉफिट नहीं कमाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो सब में बनता है, लेकिन यहां तो चेंज हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट भी होता है, नेट लॉस भी होता है। कहां, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन जिसमें प्रॉफिट नहीं कमाती है उसको हम बोलते हैं सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट अलग है, सरप्लस अलग है, लॉस अलग है, डेफिसिट अलग है। तो हम देखेंगे सरप्लस, सरप्लस जिसको कहते हैं अगर इनकम ज्यादा है, इनकम का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंडिचर का टोटल कम है, हम उसको बोलते हैं सरप्लस। और डेफिसिट यानी एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है, इनकम का टोटल कम है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, डेफिसिट। फिर ओनर्स कैपिटल या कैपिटल फंड, इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट मोटिव कंपनी होती है, ओनर्स फंड इंक्लूड ओनर्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कैपिटल फंड में क्या आता है, इनका कैपिटल भी जुड़ता है, रिजर्व भी जुड़ता है, सरप्लस भी जुड़ता है, ये ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक्युमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड सरप्लस एज शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारे पैसे इसमें जुड़ते हैं, किसमें, उसमें जो एनजीओ है, जो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। उसके आगे हम देखते हैं, दिस अकाउंट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी डिफरेंट बैंक्स, अलग अलग बैंक्स होंगे, एंड क्लोज विद द कैश एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी ये कैसे बनता है, उसका ओपनिंग कैश एंड बैंक से होगा और क्लोजिंग भी कैश एंड बैंक से होगा। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैश एंड बैंक से होगा। हम जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे, खाली ये थियरी है, हमको खाली समझना है। पहला है रिसिप्ट। What is receipt? All the receipt during the particular periods are debited to the receipt and payment account, irrespective of the year for which they are received and irrespective to the nature, revenue और capital। यानी क्या कह रहा है कि जितना भी रिसिप्ट आएगा, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो या कोई भी साल का हो, वो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कहा, यानी डेबिट साइड में लिखेंगे, किसके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। सच रिसिप्ट में रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और द नेक्स्ट ईयर। रिसिप्ट कोई भी साल की होने दो, लेकिन हम उसको डेबिट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ऑल रिसिप्ट आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, रेवेन्यू और कैपिटल, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, हम इस अकाउंट में, यानी कौन से अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। फिर इसके हम देखते हैं पेमेंट क्या होता है। अब पेमेंट भी वैसे इसका उल्टा, तो सारे पेमेंट्स, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, हम क्रेडिट करेंगे किसको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे पेमेंट्स को हम क्रेडिट करेंगे। सच पेमेंट में बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, कोई भी साल का हो सकता है। सिमिलरली सच पेमेंट में बी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल आर क्रेडिट टू दिस अकाउंट। पता है हमको क्या चला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, उसमें हमको सारे रिसिप्ट को डेबिट करना है और सारे पेमेंट्स को क्रेडिट करना है। अब हमको कुछ रिसिप्ट पेमेंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये हमको फॉर्मेट दिया हुआ है, ये रिसिप्ट
का टोटल रिसिप्ट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, पेमेंट का कॉलम है और अमाउंट ये अमाउंट का कॉलम है। अब देखो डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड, ये हमारा यहाँ ये पूरा हमारा डेबिट हुआ, डेबिट साइड हुआ और ये हमारा सारा हुआ क्रेडिट साइड। तो रिसिप्ट जितने भी आएंगे हमने इससे पहले पढ़ा था ये सब यही कॉलम में आएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो करंट ईयर हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो। और पेमेंट सारे क्रेडिट में आएंगे, चाहे वो रेवेन्यू कैपिटल हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे करंट ईयर हो। फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या आता है, स्पेसिमेन ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी हमको स्पेसिमन यानी आपको दिया है सी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 68, ये हमारा स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर दिया हुआ है आपको 68 इन द बुक ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। यानी पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, बाकी इन द बुक ऑफ द सेम रहेगा, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेंज हो गया। जैसे हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसके बदले क्या आ गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इतना सिर्फ चेंज हुआ है। ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है डेबिट साइड। ये रिसिप्ट कॉलम में क्या क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, यानी कोई भी बैंक हो सकती है, बैंक का नाम आएगा यहाँ के अंदर। ये ओपनिंग यहीं से होगी और जो क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पे कैश इन बैंक और कैश एट बैंक। तो अब वो जितनी हमारी रिसीव होगी सब इस तरफ आएगी। जैसे आपको आप देख लीजिए, टू सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, यानी जितना भी पैसा आ रहा है सब आ गया रिसिप्ट में। रिसिप्ट मतलब ही हमको रिसीव हो रहा है। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन, जनरल, स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, टू डिविडेंड रिसीव्ड, टू हायर ऑब्लिक रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, यानी जहां जहां से भी हमको पैसे आ रहे हैं सब यहाँ पे रिसिप्ट कॉलम में आएंगे। टर्म फीस, कलेक्शन ऑफ फाइन, लॉकर रेंट, एग्जाम फीस, और ये पेमेंट, ये यहाँ पे रिसिप्ट लिखा है गलत, यहाँ पे आएगा पेमेंट एक्सपेंसेस। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हम, आपकी बुक में गलत दिया है, यहाँ पर आएगा पेमेंट। पेमेंट में जितने पैसे हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाई सैलरी, प्रीवियस ईयर सैलरी कोई भी रहने तो हम दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, यानी ये कॉलम में पैसे आ रहे हैं, ये कॉलम में पैसे जा रहे हैं। तो रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऑडिट फीस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, वेजेस है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इंश्योरेंस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन, फिक्स डिपॉजिट, परचेज ऑफ कैश, फिक्स असेट, बुक फर्निश, यानी जितने पैसे हमने पहले देखा था कैश फ्लो, तो कैश आ रहा है वो रिसिप्ट कॉलम में और कैश जा रहा है वो एक्सपेंस कॉलम में, यहाँ पे सब आएंगे। यानी कोई चीज परचेज करेंगे, फिक्स असेट, तो पैसे जाएंगे हमारे पास से, फर्नीचर परचेज कर पैसे जाएंगे हमारे पास से, तो जितने हमारे पास पैसे आएंगे यहाँ पर आएंगे, पैसे जाएंगे यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हमको दिया हुआ है मीनिंग एक्सपेंस ऑफ मटेरियल। आपको हम थोड़ा पीपीटी हम देख लेते हैं। हमको दिया था, ये तो हमने देख लिया। अब दिया मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है क्या, पहले क्या मीनिंग, income and expenditure account is a summary of revenue income, and revenue income is a particular period. It's similar to profit and loss account. It is nominal account. क्या ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये नॉमिनल अकाउंट है। रियल रेवेन्यू इनकम जो है या रेवेन्यू एक्सपेंस दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ये सिमिलर है, किससे सिमिलर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लेकिन जो प्रॉफिट कमाती है वो बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट नहीं कमाती है वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड टू एंड ऑल इनकम रेवेन्यू गेन्स ऑफ करंट ईयर आर क्रेडिट टू दिस अकाउंट। यानी जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो डेबिट करेंगे और जितना हमको रेवेन्यू गेन होगा या इनकम होगी हम क्रेडिट करेंगे। किसमें, कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर इनकम क्या है? इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू इनकम और गेन ऑफ द करंट पीरियड आर क्रेडिटेड। यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, interest on investment received, sundry received, general donation received, tuition fees received, etc. Income received for the previous year or the next year are not taken into account. अब इसमें देखो यहाँ फर्क हो गया। पहले हमने क्या था, रेवेन्यू में रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में सारे एक्सपेंस, सारे रिसीव को हम ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर कौन से अकाउंट में? इनकम रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर नॉट और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहला प्रीवियस ईयर का पैसा और नेक्स्ट ईयर का पैसा हम नहीं कंसीडर करेंगे, इसलिए तो यहां पे लिखा भी हमने रेड से क्लियर टिक मार्क कर दिया है, आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हाउएवर ऑल इनकम पर्टेनिंग टू द करंट ईयर whether received or not received or the received during the previous year or the year are taken into account। यानी करंट ईयर का ही हमको लेना है, पैसे मिले हो या ना मिले हो, और रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर दिस ईयर, यानी यही साल की बात करेंगे, भले ये साल का पैसा प्रीवियस ईयर में रिसीव हो चुका है, हम उसको कंसीडर करेंगे। करंट आर ये कंसीडर्ड। उसके बाद में ये एक्सपेंडिचर हमको दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। यानी जैसा रिसीव का था वैसे ही पेमेंट का है। इसके बाद आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द कंसर्न। यानी क्या दिखाता है, ये लॉस एंड प्रॉफिट नहीं दिखाता है, बल्कि क्या दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिखाता है, सरप्लस और डेफिसिट। अब सरप्लस डेफिसिट क्या है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। अगर इनकम का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंडिचर का टोटल कम है तो सरप्लस होगा। इसका उल्टा, एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है, इनकम का टोटल कम है तो क्या आएगा, डेफिसिट। If there is a surplus, it is added to the capital fund. If there is a deficit, it is deducted from the capital fund. यहाँ पे अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा, और अगर डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फीचर्स। ये फीचर्स है। क्या फीचर्स है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट। These accounts records only revenue expenses and income of the current year only। यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ही रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल नहीं आएगा इसके अंदर, ओनली रेवेन्यू। इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द सरप्लस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। Incomes and expenditure account is always accompanied with balance sheet। यानी इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। It has no opening balance। इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जैसे हम नेट लॉस और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनरशिप फर्म में, यहाँ पे क्या है, सरप्लस और डेफिसिट हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे। It record all cash item as well as non-cash item which is related to the current period. Salaries paid, outstanding salary, bad debt, depreciation on fixed asset। यहाँ पे यानी क्या आएगा, कैश आइटम भी आएगा, नॉन कैश आइटम भी आएगा। Then specimen of income and expenditure आपको दिया हुआ है पेज नंबर 70। तो हम पेज नंबर 70 में देख लेते हैं आपको क्या दिया हुआ है। स्पेसिमेन इसमें बड़ा है, इसमें आप देख लीजिए, आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इन द बुक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 24। अब देखिए ये उल्टा हो गया। पहले हमने देखा था कि रेवेन्यू
सॉरी रिसीप और एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे रिसीप आता था और यहाँ पे एक्सपेंडिचर आता था, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ गया लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट में, और क्रेडिट में क्या आ गया, इनकम हो गया। जस्ट लाइक ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही है। अब देखो जितना पेड किया, जैसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, ये भी ऐसे ही बनाना है। जितना खर्चे होंगे डेबिट साइड में आएंगे, जितनी इनकम होगी क्रेडिट साइड में आएंगी। अब ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। तो सैलरी पेड है, पेड फॉर द लास्ट ईयर, यानी ये पिछले साल का इसमें मिला हुआ है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे। पेड फॉर द लास्ट ईयर, पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। एड आउटस्टैंडिंग, एड प्रीवियस, एड प्रीपेड फॉर द लास्ट ईयर, नॉर्मल एंट्री जो हम कर चुके हैं। ये आप लोग हाँ बस खाली रोई स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर। अभी एक नई चीज है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कितना यूज हमने कर चुका है मटेरियल का। तो ये इसके जस्ट लाइक क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला समझ लीजिए आप या सिस्टम समझ लीजिए उसको। ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता है, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं हम परचेज, उस टोटल आया उसमें से हमने माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा ये नेट क्या आ गया है, मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना हमने कंज्यूम्ड किया है। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो यहाँ पे सरप्लस, सरप्लस यानी प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट आता है वैसे सरप्लस आता है। जब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर उसको हम बोलते हैं। अगर ये कॉलम का टोटल ज्यादा है, ये कॉलम ये साइड का टोटल कम है तो सरप्लस आएगा। और यहाँ पे आपका इनकम में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी जो आपके मेंबर्स देते हैं पैसे के शक्ल में। रिसीव फॉर द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर है तो लेस करना है। रिसीव ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो भी अगर मिला है तो भी लेस करना है। क्यों, हमको ये करंट ईयर का ही चाहिए। पहले का भी लेस कर दो और आखिरी का भी और लास्ट का भी लेस कर दो। फिर रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर, अगर लास्ट ईयर में हमको रिसीव किया है लेकिन करंट ईयर का है तो उसको ऐड कर दो, क्योंकि हमको करंट ईयर का ही चाहिए। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मनी सब रिसीव सब यहां पर आ गया है। प्रॉफिट लॉस, सेल ऑफ असेट, डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, अगर ये टोटल ज्यादा है इसका, ये टोटल इसका कम है तो आपको यहाँ पर डेफिसिट आएगा। जैसे लॉस के बदले डेफिसिट हो गया और यहाँ प्रॉफिट के बदले सरप्लस हो गया। फिर यहाँ पे आपको दिया है डिस्टिंग्विश। क्या डिस्टिंग्विश, हमने पहले देखा था रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या दूसरा अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब दोनों में फर्क क्या है हम एट ए ग्लांस देख लेते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट, इट्स ए रियल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट। क्यों, ये इसमें सारे खर्चे होते हैं, सारे इनकम्स एंड गेन्स, इस लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर के अंदर होते हैं। और रियल अकाउंट के अंदर यानी सब चीज इसके अंदर, यानी पहले की रियल अकाउंट यानी सब चीज है, फर्नीचर है और सारे असेट्स है आपके, करंट असेट, फिक्स असेट, सारी चीजें अगर रिसीव हो रही है तो रिसीव में आएंगे और उसका खरीद रहे हैं तो पेमेंट में आएंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। आप पीछे जाके अगर देख लीजिएगा तो ये रियल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। नेचर, इट इज सिमिलर टू कैश बुक, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जैसा ही है। और ये कैश बुक यानी फ्लो, कैश फ्लो, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, सिर्फ ये हमको देखना है। इससे प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का कोई फर्क नहीं, पैसा आ रहा है बस। फिर ऑब्जेक्ट, इट इज प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द समरी ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन, ये कब बनाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन को समरी देखने के लिए। और ये कब, ये क्यों बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन, यानी नेट रिजल्ट क्या डिफिसिट है या सरप्लस, इसके लिए बनाते हैं। और ये कैश ट्रांजैक्शन, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। फिर ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ये शुरू होता है किससे, बैंक कैश बैलेंस से, बैंक बैलेंस से। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। देन क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट कैश इन हैंड और कैश ऑफ बैंक एट एंड ऑफ द गिवन, एंडिंग में कैश बैलेंस होता है और बैंक बैलेंस होता है। और इसमें द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट। इसमें क्लोजिंग में क्या होता है,
कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, इसमें सरप्लस एंड डेफिसिट होता है। Then all receipt and payment during the current periods are recorded in this account। यानी कोई अगर वो रेवेन्यू हो तो भी चलेगा, कैपिटल हो तो भी चलेगा, जितने भी रिसीव हो रही है या पेमेंट हो रहा है यानी करंट पीरियड में वो सब हम उसमें दिखाएंगे। लेकिन इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, ओनली रेवेन्यू उसमें दिखाएंगे। ओनली रेवेन्यू रिसीव एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट पीरियड्स are recorded in this account। नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, इसमें नॉन कैश नहीं आता। किसमें? रिसीव एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसमें नॉन कैश आता है। इन दिस अकाउंट नॉन कैश आइटम्स लाइक बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो इंक्लूडेड। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है? तीनों का मिक्सचर है। कौन सा अकाउंट? रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है ये? पर्सनल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट भी है, नॉमिनल अकाउंट, तीनों का मिक्स है, मतलब सब आता है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, इस ओनली रिलेट्स टू द नॉमिनल अकाउंट। देन पीरियड, इट इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। यानी इसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता, कभी भी लेगा, करंट ईयर का भी चलेगा, प्रीवियस ईयर का भी चलेगा, नेक्स्ट ईयर का भी चलेगा, लेकिन ये जो है करंट ईयर का ही चलेगा, लेगा ये। इन दिस अकाउंट अमाउंट रिलेटेड टू द करंट ईयर ओनली आर इंक्लूडेड। बैलेंस शीट, इट नीड नॉट नेसेसरी टू अकम्पनीड बाय द बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। किसमें? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस शीट बनाना पड़ता है हमको। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इनकम, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, हमने पहले इसको देख चुका है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू इट एंड ऑल रेवेन्यू इनकम आर गेन्स आर क्रेडिटेड टू इट। जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट कॉलम में आएंगे और जो इनकम होगी वो क्रेडिट कॉलम में आएंगे। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहां मार्क कर देता हूं। देन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बनानी है, ज्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम चले आगे बढ़ते हैं। अब ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, इम्प्लाइड मीन्स नथिंग बट ए हिडन एडजस्टमेंट। जैसे हमने देखा था पहले हिडन एडजस्टमेंट होते थे, उनको हमको ढूंढना है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, रेंट 11 मंथ 11,000, तो ये जो 11,000 दिया हुआ है रेंट वो 11 मंथ का है, एक महीने का रेंट और पे करना है, तो ये कुछ कह नहीं रहा है, हमको समझना है, जिसके हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 20,000 टेकन ऑन 1 जनवरी, ये भी हिडन है, हमको समझना है, जैसा हमने पहले किया, बाकी सब आसान है। उसके बाद में ये सब आपको दिया हुआ है। कैपिटल फंड है, जैसा हम कैपिटल करते थे, नेट सरप्लस इज एडेड इन द कैपिटल फंड एंड डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको बैलेंस शीट का स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस ऐड डोनेशन, यानी जो पैसे आ रहे हैं, एंट्रेंस फीस, डोनेशन को भी हम कैपिटलाइज करेंगे, एंट्रेंस फीस को भी कैपिटलाइज करेंगे, यानी कैपिटलाइज मींस कैपिटल में ऐड कर देना, फिर सरप्लस को भी हम ऐड कर देंगे, और अगर कोई डेफिसिट है तो डेफिसिट को माइनस कर देंगे। फिर इसमें फंड, जिसमें फंड लगा हुआ है वो लायबिलिटी साइड में आएगा, ये आपकी लायबिलिटी है। बिल्डिंग फंड, एंडोर्समेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, यानी तो सब फंड 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 क्रेडिटर है, बाकी सब प्री रिसीव्ड इनकम, प्री हमने पहले ही इनकम को रिसीव कर चुके, तो ये लायबिलिटी है, यानी एडवांस से हमने रिसीव कर लिया कोई चीज, तो लायबिलिटी है। और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी आपकी लायबिलिटी है। ये आपको ये अच्छे से एक बार आएगा तो आपको पोस्टिंग करना आसान होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंसेस, लोन इज गिवन, स्टॉक ऑफ ड्रग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, है ना, और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनकम,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर यहाँ होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जैसे ये दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट है हमारा। ये हमने देख लिया। अब हम उसको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो हमने आगे डिस्कस किया है, इसका भी टू, ये हमको अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो इसका टू इफेक्ट होगा, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम पहले देखते थे कि बैलेंस शीट में एक जगह एसेट में एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, देखो यहाँ पर दिया लायबिलिटी साइड में जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस उसमें जाके ऐड होगा। किसमें ऐड होगा? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, जैसे एडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वही इफेक्ट है जो हम पहले करते थे। प्रीपेड भी वही है, टू इफेक्ट है। आउटस्टैंडिंग इनकम का भी टू इफेक्ट है। हाँ, ये इनकम है। इनकम पहले हमने अभी तक किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी इनकम कर्म करेंगे इसका उल्टा। एक इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग यानी इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी इनकम के कॉलम में जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम, उसमें जाके कंसर्न इनकम में जुड़ जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में शो होगा। प्री रिसीव्ड इनकम है तो वही चीज हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्लासिफाइड किया है, सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। ये सब एक क्लासिफिकेशन है। डेप्रिसिएशन है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एंट्रेंस फीस है, क्रिएशन ऑफ द स्पेशल फंड आउट ऑफ द डोनेशन। दो टाइप का डोनेशन होता है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब ये भी कंज्यूम, जैसे स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज कंज्यूमेबल आइटम, इट मे बी कैलकुलेटेड एज अंडर। जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर देना है, फिर अगर हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो भी हम ऐड कर देंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? स्टेशनरी कंज्यूम्ड। स्टेशनरी कंज्यूम इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? हमारा वो एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने डेबिट में शो किया, डेबिट साइड में। एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड स्टेशनरी विल बी शोन एज अ असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हमारी ये स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टेशनरी हमारा एसेट है, तो बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। ये बिल्कुल सब वैसे ही है। हाँ, लाइफशिप मेंबरशिप है, इट इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सेम मेंबर्स पे लाइफ मेंबरशिप फीस, इट इज नॉन रिकरिंग इनकम, देयरफॉर इट विल शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये नॉन रिकरिंग इनकम, लाइफ में मीन्स एक बार पे करेंगे, लाइफ टाइम तक रहेगा, तो इसलिए क्या है? नॉन रिकरिंग है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि हमने स्पेसिफिन में देखा था। बाकी सब वही है, इलस्ट्रेशन है। उसके बाद में हम सम सॉल्व करेंगे। ये चीज तो जो सॉल्व किया हुआ है तो आप भी देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे सॉल्व करते हैं, यहां से आपको और क्लियर होगा।